अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो लास्ट टाइम जो मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में पढ़ाया था और उसका सारा मैंने फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपको बता दिया था। एटीपी की प्रोडक्शन के बारे में बताया था, किन किन पॉइंट्स पर एटीपी की प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट इसको कंप्लीट करते हैं आज इस टॉपिक को। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपको पता है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है, वो बैक्टीरिया के अंदर भी होती है। इसके अलावा वो हमारे पास प्लांट्स में उनके क्लोरोप्लास्ट में भी होती है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। लेकिन जो हमारे पास बैक्टीरिया है ना, उसके अंदर उसकी मेम्ब्रेन, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर ही ये सारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रन करती है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चूँकि उसकी इनर मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस मौजूद होते हैं जिनके ज़रिए से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही वो तमाम एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस मौजूद है जिसके ज़रिए से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम डिटेल में देखते हैं। अगर हम उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक सेक्शन ले लें तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको ये एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस नज़र आएंगे, एक ये है, एक ये और एक ये और एक ये भी। ठीक है, अब ये एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? एंजाइम कॉम्प्लेक्स वो होता है जिसमें एक से ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर अंदर साइटोप्लाज्म और ये बाहर आउटसाइड का एनवायरनमेंट। ठीक है, अब हमारे पास पहला एंजाइम जो है NADH डिहाइड्रोजिनेज है और ये NADH डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है कि इस डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स के पास ये एबिलिटी होती है कि ये अपने को एंजाइम की मदद से, को एंजाइम इसका है NADH। NADH क्या है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और जब ये इसके साथ प्रोटॉन लगा होगा तो ये रिड्यूस फॉर्म में होगा और जब इसके साथ प्रोटॉन उतरा होगा तो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में होगा। तो NADH जो है ये इसका क्या है? कोएंजाइम है। ठीक है, तो हमारे पास जो NADH है ना, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम कि NADH कैसा होगा, कैसा होता है। ये NADH एक कोएंजाइम है। ठीक है, तो NADH जो होता है ना हमारे पास, ये बनता है एक नायासिन से। ठीक है, ये नायासिन आपको नज़र आ रहा है, इसको निकोटिनिक एसिड कहते हैं। इस निकोटिनिक एसिड के अंदर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो ये हमारे पास निकोटिनामाइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि डिहाइड्रोजिनेजेस जो होते हैं ना, अपने कोएंजाइम को इसको इस्तेमाल करते हैं और जब इस कोएंजाइम को इस्तेमाल करते हैं तो ये कोएंजाइम क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो कोएंजाइम है ये कैसे बना? ये एक हमारे पास जब कोई भी सबस्ट्रेट जो होता है ना वो हमारे पास ऑक्सीडाइज होता है ना, तो ये हमारे पास NADH बनता है। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा था ग्लाइकोलिसिस के अंदर जो ऑक्सीडेशन हो रही थी, तो उसके आपने दो स्टेप्स पे देखा था जहाँ पर NADH बन रही थी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है हमारे पास जब ये NAD बन जाता है, NADH होता है, ये बाद में NAD में चेंज हो जाएगा। ठीक है, NAD जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा और फिर जब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो अपने प्रोटॉन्स और अपने दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो FMN के पास भेज देगा। FMN जो है NADH डिहाइड्रोजिनेज के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब ये FMN क्या है? FMN है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड जो है ना, ये ऐसा एंजाइम है जिसके जो कि बनता है फ्लेवोप्रोटीन से। ठीक है ना, फ्लेवोप्रोटीन्स जो है ना ये हमारे पास राइबोफ्लेविन विटामिन से बनती हैं। ठीक है, राइबोफ्लेविन जो होता है ना, इसके पास एबिलिटी होती है ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने की। ये बातें आपको ना इस पिक्चर से बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगी। यहाँ पर अगर आप इस पिक्चर को देखें तो ये हमारे पास है राइबोफ्लेविन, ये हमारे पास विटामिन B2 है और इसके अंदर जब इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप लग गया तो ये फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड बन गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर इस पिक्चर में आपको बड़े क्लियरली बता रहे हैं कि यहाँ तक जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास राइबोफ्लेविन का है और इसके साथ जब एक सिंगल फॉस्फेट लग जाता है तो हमारे पास फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो FAD है जो कि FADH में पाया जाता है। ठीक है, FAD, तो FAD जो है उसका स्ट्रक्चर, इसमें ये फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, यानी कि इसमें दो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है, सो हमारे पास राइबोफ्लेविन जो है ये प्रिकर्सर है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ FMN and FAD. So it can be called a precursor or a building block. इसी तरह अगर हम NAD की बात करें तो उसके अंदर बिल्डिंग ब्लॉक या प्रिकर्सर जो हमारे पास है दैट इज़ नायसिन, जिससे निकोटिनामाइड बनता है।
ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें नेक्स्ट एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास है वो है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज जो होता है ना, ये क्या करता है कि ये ऑक्सीडेशन कर देता है FADH की FAD में चेंज हो जाता है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो हाँ, ये FADH जो है ये अपने 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स को उतारेगा और ये FAD में चेंज हो जाता है हमारे पास। ठीक है, अगर हम इस बुक से देखें, आपकी टेक्स्ट बुक से अगर हम इसको थोड़ा सा देखें, तो इन्होंने ये देखिए पहले NAD को बताया कि NAD जो होता है ये अपने प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करता है तो ये NADH में चेंज हो जाता है, यानी कि इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है NADH2 भी इसको कहते हैं, या NADH प्लस H लिख लें या NADH2 लिख दें। ठीक है, और जब ये NADH2 ऑक्सीडाइज होगा तो फिर ये NAD में और 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स उतारता है। ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ पर जो इसमें नायसिन है ना, वो जो नायसिन है वो उसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन एबिलिटी होती है। इसी तरह हमारे पास मैंने आपको बताया कि जो राइबोफ्लेविन्स है, जो फ्लेवोप्रोटीन्स हैं, उनके अंदर विटामिन राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन B2 है, और उसके अंदर राइबोफ्लेविन जो होता है ना, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एबिलिटी होती है। और ये जब राइबोफ्लेविन के साथ 2 प्रोटॉन्स लगे होंगे, यानी कि NADH यानी कि FADH2 जो है या FMNH2 है, उसके अंदर जो है राइबोफ्लेविन है, और राइबोफ्लेविन ने जो है 2 प्रोटॉन्स अपने पास रखे होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे होंगे, और जब बाद में ये उतरेगा तो हमारे पास ये राइबोफ्लेविन में इस तरह चेंज हो जाएगा, राइबोफ्लेविन में और 2 प्रोटॉन्स अपने ऊपर से उतार देगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ आ गई। अच्छा, अब हम आते हैं इसके जो सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, कैसे किस इलेक्ट्रॉन्स किस तरह मूव करते हैं। आपने देखा कि यहाँ पर FMN के पास इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स आ गए और ये FMNH2 में चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद ये अपने प्रोटॉन्स अपने और इलेक्ट्रॉन्स जो है कोएंजाइम Q को दे देता है। कोएंजाइम Q को हम यूबिक्विनोन भी कहते हैं, और जब ये प्रोटॉन्स एक्सेप्ट कर लेता है तो यूबिक्विनोल में चेंज हो जाता है, जो कि आपकी बुक पे नहीं बताया हुआ। ठीक है, तो ये जो कोएंजाइम Q है ना, ये फैट सॉल्युबल एंजाइम है। उसके बाद ये कोएंजाइम Q जो होता है ना हमारे पास, ये बाद में सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज के साथ कंबाइन नहीं करेगा, बल्कि इन केस ऑफ FADH जो होता है, FADH जो साइटोप्लाज्म में है, उसकी ऑक्सीडेशन ये NADH डीहाइड्रोजिनेज नहीं कर सकता, उसकी ऑक्सीडेशन सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज ही करेगा, और ये किस में चेंज होगा, ये FAD में चेंज हो जाएगा, और इसके जो प्रोटॉन्स होंगे वो कोएंजाइम Q के पास चले जाएंगे। ठीक है, तो कोएंजाइम Q जो है इलेक्ट्रॉन्स NADH के जो होता है ना वो यहाँ से लेता है इस कम्प्लेक्स से, और जो FADH के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ से लेता है। ठीक है, तो हमारे पास फिर कोएंजाइम Q जो है ना, ये प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स लेगा और उसके बाद वो साइटोक्रोम C ऑक्सीडोरिडक्टेज के पास चला जाता है। ठीक है, उसके बाद साइटोक्रोम C ऑक्सीडोरिडक्टेज के अंदर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले साइटोक्रोम B के पास जाते हैं, देन साइटोक्रोम C1 के पास जाते हैं। ये एक चीज़ रहेगी कि इसमें प्रोटॉन्स की पंपिंग का मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब इस कॉम्प्लेक्स के पास इलेक्ट्रॉन्स आए NADH से तो फिर ये एनर्जाइज हो जाता है और ये साइटोप्लाज्म से 4 प्रोटॉन्स को बाहर की तरफ पंप कर देता है। ठीक है, और फिर जब इलेक्ट्रॉन्स बाद में ये अपने रिमूव करता है और फिर इसके बाद कोएंजाइम Q के पास चले जाते हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ठीक है, उसके बाद जब इस कम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पहले तो मैंने बताया कि B के पास जाते हैं, देन C1 के पास जाते हैं। अभी इस कम्प्लेक्स में जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये भी एनर्जाइज हो जाता है और ये भी 4 प्रोटॉन्स को बाहर की तरफ पंप कर देता है। साइटोक्रोम्स के बारे में थोड़ा सा बताते हैं आपको। साइटोक्रोम जो है ना हमारे पास, ये ऐसे एंजाइम्स हैं जिनके पास हमारे पास आयरन मौजूद होती है। अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो ये है साइटोक्रोम का स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, साइटोक्रोम हमारे पास ऐसा एंजाइम है जिसका प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है ना हमारे पास, उस प्रोस्थेटिक ग्रुप के अंदर आयरन मौजूद होता है। तो ये हमारे पास टोटल साइटोक्रोम एक एंजाइम है, और इसके अंदर ये जो आपको रिंग स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये रिंग स्ट्रक्चर जो है ना, ये इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप है। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? इट इज़ द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम। ठीक है ना, अब इस प्रोस्थेटिक ग्रुप में चूँकि इसमें रिंग्स हैं और ये सारी रिंग्स जो है इन्होंने ये कंबाइन की हुई हैं और उन्होंने एक साइक्लिक स्ट्रक्चर एज्यूम कर लिया है, और इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को पायरोल रिंग कहते हैं। ठीक है, ये बुक में नहीं बताया हुआ पायरोल रिंग का। अच्छा, अब उसके इस प्रोस्थेटिक ग्रुप के अगर आप सेंटर में देखें तो यहाँ पर आयरन मौजूद है। इसकी जो आयरन होती है ना, सारी साइटोक्रोम की ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एबिलिटी जो होती है ना, वो इसकी आयरन की मौजूदगी की वजह से होती है।
ठीक है। अगर आप इस हीम को देखें, हीम मॉलिक्यूल को देखें, तो हीम जो है और साइटोक्रोम इन दोनों का स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। ये कहा जाता है कि हीम का डेरिवेटिव है साइटोक्रोम, यानी कि हीम के अंदर तब्दीली आई हुई है थोड़ी सी और इससे क्या बन गया आपके पास साइटोक्रोम, इसमें माइनोसाइट्स वगैरह यानी कि प्रोटीन इसमें ऐड हुई हुई है और उसके बाद वो साइटोक्रोम में चेंज हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हमारे पास साइटोक्रोम का ये जो आयरन है, साइटोक्रोम का जब ये आयरन है ये जब इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, ठीक है, तो फिर इसकी वैलेंसी जो होती है वो Fe पॉजिटिव 2 हो जाती है जब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, यानी कि ये फेरस में चेंज हो जाता है। और लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास नहीं होते तो इसकी वैलेंसी Fe पॉजिटिव 3 होती है और ये फेरिक होता है, ठीक है। साइटोक्रोम के बारे में एक और बात ये कि साइटोक्रोम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करते। तो जब कोएंजाइम क्यू प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों लेके आता है तो जो प्रोटॉन्स होते हैं वो इसके अंदर एंटर होते हैं, लेकिन ये क्या करता है अपने अमाइनो ग्रुप और अपने कार्बोक्सिल ग्रुप के ज़रिए से प्रोटॉन्स को साइटोप्लाज्म की तरफ फेंक देता है, लेकिन अपने पास रखेगा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और उन इलेक्ट्रॉन्स को ही आगे पास करेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो साइटोक्रोम C1 के पास हैं और वो फिर देन साइटोक्रोम C के पास चलेंगे। अब ये साइटोक्रोम B C क्या है, ठीक है ना। एक्चुअली साइटोक्रोम्स को हमने क्लासीफाई किया हुआ है साइटोक्रोम A B C में, ठीक है, और इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है, यानी कि A है जो A1 और A2 A3 में का है, इस तरह साइटोक्रोम C जो है 1 2 में है, ठीक है। तो हमारे पास साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाद में साइटोक्रोम C के पास चले जाते हैं, ठीक है, और देन ये जब एनर्जाइज हुआ होता है तो ये पंप करता है 4 प्रोटॉन्स को बाहर की तरफ। देन साइटोक्रोम C जो होता है ये इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के पास, इसके पास साइटोक्रोम A और A3 होते हैं, ठीक है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के पास जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं पहले वो A के पास आते हैं, देन A3 के पास आते हैं, ये एनर्जाइज हो जाता है, ये सिर्फ 2 प्रोटॉन को बाहर की तरफ पंप करता है, ठीक है। और जिसमें साइटोक्रोम A3 है ना, ये साइटोक्रोम A3 जो होता है ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन की तरफ पास करेगा। ऑक्सीजन जो है ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यानी कि इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स किसी और के पास नहीं जाएंगे, ठीक है। और ये जो हमारे पास हाफ ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन के साथ कंबाइन करके वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। ये प्रोटॉन्स जो है ना ये कहते हैं कि यहाँ से जो इसने साइटोक्रोम ने उतार दिए थे ये वही प्रोटॉन्स हैं, ये कंबाइन करेगा तो हमारे पास यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब यहाँ पर आप बाहर देखें तो बाहर आपके पास देखो प्रोटॉन्स बाहर की तरफ चले गए। अब बाहर जो है प्रोटॉन्स की मिकदार अंदर साइटोप्लाज्म में मौजूद प्रोटॉन्स की निस्बत अभी भी कम होती है, ठीक है। अब ये प्रोटॉन्स जो होते हैं ना ये मूव कर जाते हैं बाहर से अंदर की तरफ आते हैं थ्रू द एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज जो होता है ना ये प्रोटॉन्स को अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है, ठीक है ना, यानी कि बाहर कम प्रोटॉन्स है अंदर ज़्यादा प्रोटॉन्स है तो ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ठीक है। फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड अगेंस्ट कंसंट्रेशन, ठीक है। एटीपी सिंथेज अब जाएगा। अब हमारे पास जब इससे 4 प्रोटॉन्स गुजरते हैं तो एक एटीपी बनता है, तो यहाँ पर जब ये 4 गुजरेंगे एक एटीपी बनेगा, दूसरे 4 गुजरेंगे फिर एक एटीपी, और जब 2 गुजरेंगे तो इसे हाफ एटीपी जिसको हम तकरीबन एक ही कंसिडर करते हैं। तो हमारे पास एक NADH की जब ऑक्सीडेशन होती है तो इससे हमारे पास टोटल 2.5 या 3 प्रोटॉन्स बनते हैं। लेकिन जब FADH की ऑक्सीडेशन होती है चूँकि ये वाला स्टेप जो है ये स्किप हो जाता है, यानी कि ये वाला कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व नहीं होता और ये पंप नहीं करता प्रोटॉन्स को, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये 4 प्रोटॉन पंप होते हैं और ये 2 प्रोटॉन्स पंप होते हैं। तो उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक एटीपी यहाँ से बनता है, हाफ एटीपी यहाँ से बनता है, तो उसमें हमारे पास 1.5 ATP की प्रोडक्शन होती है। अच्छा, अब कहते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट ऑक्सीडेशन अगर हम करें NADH की कि NADH जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाए विद बाय रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन जो है वो NADH के साथ कंबाइन करे और ये NAD में चेंज हो जाए, ठीक है, और इसकी ऑक्सीडेशन से ATP प्रोड्यूस हो, तो इस तरह अगर हम डायरेक्टली इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे तो इस तरीके से ATP कम प्रोड्यूस होते हैं। जबकि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है इस चेन के नतीजे में हमारे पास इंक्रीमेंटल रिलीज़ ऑफ एनर्जी हो रही है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपके पास एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है और इस तरीके से हमारे पास ज़्यादा एफिशिएंट जो है फॉर्मेशन ऑफ ATP प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये वाला जो स्टेप है जहाँ पर ATP प्रोड्यूस होती है इसे कहते हैं केमियोस्मोसिस। केमियोस्मोसिस क्या है? केमियोस्मोसिस का प्रोसेस वो होता है जिसमें हमारे पास आयंस यानी कि प्रोटॉन्स अपने एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन से एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन की तरफ, यानी कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं क्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इसे हम कहते हैं दिस इज केमियोस्मोसिस। एंड केमियोस्मोसिस इज कपल्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ ATP,
ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला केमियोस्मोसिस स्टेप है, जबकि ये वाला सारे जो ये एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस वाले स्टेप्स हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और केमियोस्मोसिस जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो हम इसे कहते हैं दिस इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने ना यहाँ पर ना कंपैरिजन करना है इसका। यहाँ पर अपने कंपैरिजन करना है। आपकी बुक में यहाँ पर पिक्चर, सिर्फ आपकी बुक में ये वाली पिक्चर नहीं बनी हुई, आपकी बुक में सिर्फ ये पिक्चर बनी हुई है, ठीक है, जो कि आपको सिर्फ एक फ्लो शीट प्रोवाइड कर रही है। अब हमने इसको इसके साथ कंपेयर करके देखना है कि क्या किस किस स्टेप पे क्या होता है। हमारे पास सबसे पहले रिड्यूस्ड सबस्ट्रेट था जो कि ऑक्सीडाइज्ड सबस्ट्रेट में चेंज हुआ, ठीक है, जिसके नतीजे में क्या बना, हमारे पास NaDH2 बना। किससे बना? NAD से, यानी कि जब ऑक्सीडेशन ग्लूकोज की हो रही थी तब NaDH2 बना था ना, तो वह NAD से बना था, ठीक है। उसके बाद जब NaDH2 जो है वो NAD में चेंज हुआ तो इसके इलेक्ट्रॉन्स वगैरह किस में चले गए। यहाँ पर देखें NaDH2 किस में चेंज हुआ, NAD में, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो गए इस कम्प्लेक्स के अंदर और किसके पास चले गए, FMN के पास, ठीक है। जब इसके पास चले गए तो एनर्जाइज हो गया और प्रोटॉन्स बाहर की तरफ पंप हुए और ATP बना। यहाँ पर इसलिए यहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि प्रोटॉन्स बाहर, ये यहाँ पर ATP की प्रोडक्शन दिखाई है इन्होंने, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन्स किसके पास चलेंगे, FMN के पास। जब NaDH2 जो है वो NAD में चेंज हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हुए और इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ कंबाइन किए, FMN के साथ, और प्रोटॉन्स भी इसके साथ कंबाइन किए और ये किस में चेंज हो गया, FMNH2 में, ठीक है। तो यानी कि NaDH का प्रोटॉन भी उतरेगा और इलेक्ट्रॉन भी उतरेंगे, FMN के पास जाएंगे, FMNH2 में चेंज हो जाएगा। देन FMNH2 क्या करेगा कि ये अपने प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को मूव करेगा किसके पास, कोएंजाइम Q के पास, ठीक है। जब इसके पास पास कर देगा तो ये दोबारा से FMN वाली स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो FMN जो है ये क्या करता है कि ये इसमें देखें आप कि FMNH2 है यहाँ पर, और ये FMNH2 जो है दोबारा से अपनी उसी स्टेट में आ जाएगा। अपने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है वो कोएंजाइम Q को दे देगा। यहाँ पर कोएंजाइम Q है, कोएंजाइम Q क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इसमें एरोस को देखें कि FMNH2 जो है वो FMN में चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स निकले और इसके बाद कोएंजाइम Q ने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स पकड़े और वो किस में चेंज हो गया, कोएंजाइम Q जो है इसके साथ H2 अटैच हो गया, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर दोबारा से भी कोएंजाइम Q क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स को मूव करा देगा साइटोक्रोम B के पास, ठीक है। ये क्या करेगा, प्रोटॉन्स को फेंक देगा और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रखेगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर स्टेप में देखें कि ये कोएंजाइम QH2 है, ये अपने प्रोटॉन्स उतारेगा, दोबारा से अपनी उसी स्टेट में आ रहा है और अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो साइटोक्रोम B को दे रहा है। जैसे कि यहाँ पर साइटोक्रोम B के पास आए, साइटोक्रोम B में पहले आयरन जो था वो फेरिक की फॉर्म में था और फिर बाद में वो फेरस की फॉर्म में आ गया, ठीक है। फिर दोबारा अब ये जब अपने इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C1 को देगा, देन साइटोक्रोम C1 के पास जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो फिर ये जो हमारे पास फेरस था ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स उतारेगा और इसी स्टेट में दोबारा से चेंज हो जाएगा और फिर ये इसके अंदर जो कि साइटोक्रोम C जो कि Fe+3 यानी कि फेरिक की फॉर्म में था वो दोबारा फेरस की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये दोबारा अपनी स्टेट में आ जाएगा उसी और अपने इलेक्ट्रॉन्स उतारेगा, इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C को देगा। देन देखिए अब C1 से बाद में साइटोक्रोम C के पास इलेक्ट्रॉन्स आए। साइटोक्रोम C जो है ना इसके पास आयरन Fe+3 फॉर्म में था और ये किस में चेंज हो जाएगा, Fe+2 में हो जाएगा, ठीक है। साइटोक्रोम C ने जब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लिए तो इसका Fe+3 जो Fe+2 में चेंज हो गया। फिर जब ये अपने इलेक्ट्रॉन उतारेगा और A को देगा, साइटोक्रोम A को देगा, तो फिर इसका जो Fe+2 जो कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है ये अपने इलेक्ट्रॉन दोबारा उतारेगा तो ये दोबारा से उसी स्टेट में आ जाएगा और ये हमारे पास साइटोक्रोम जो A3 है इनको इकट्ठे इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन वैसे A के पास जाते हैं, देन A3 के पास जाते हैं, तो ये दोनों को इकट्ठे ही बताया हुआ है। और इसका जो इनका जो आयरन है जो Fe+3 की फॉर्म, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करेगा तो ये किस में चेंज होगा, Fe+2 में चेंज हो जाएगा। उसके बाद जब ये जो हमारे पास वैसे ये जो A3 है, साइटोक्रोम A3, ये डायरेक्टली मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर करता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीजन को देगा और प्रोटॉन्स भी साथ शामिल होंगे और यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में लिखा करें, आप बताया करें कि यहाँ से इस पॉइंट पे प्रॉब्लम है तो मैं आपको बता दूँगी। वैसे आपके पास सैटरडे संडे का दिन जो होता है ना वो थोड़ा डिस्कशन के लिए ही है, लेकिन आप अभी भी आप बल्कि डेली आप लिखें तो आपको साथ साथ इसकी जहाँ पर समझ नहीं आती है आपको समझा दूँगी साथ साथ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब हम ज़रा बुक को देख लेते हैं थोड़ा सा।
ठीक है। कोएंजाइम क्यू के बारे में उन्होंने बताया कि कोएंजाइम क्यू के अंदर हमारे पास यूबिक्विनोन जो होता है ये फ्लेवोप्रोटीन से प्रोटॉन्स लेता है, तो ये यूबिक्विनोन H2 में चेंज हो जाता है। ठीक है। और साइटोक्रोम्स के बारे में बताया इन्होंने। ठीक है। तो ये सारा आपको मैंने सारा लेक्चर में बता दिया हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है। इस चैप्टर के स्टार्ट से मैंने आपको नहीं बढ़ाया क्योंकि वो सारी बातें आपको पहले ही पता है और वो सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए थी। चैप्टर के स्टार्ट में ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म। इसमें मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ठीक है ना। ये केमिकल एक्टिविटीज़ है जो सेल के अंदर होती है, यानी कि सेट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म करते हैं, जो कि एनाबॉलिज्म भी होती है, उसमें कैटाबॉलिज्म भी होती है। अच्छा जी। और इसके अलावा आपको पता है कि एनाबॉलिज्म कब होती है, कैटाबॉलिज्म कब होती है, इसमें ये बताया। ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोएनर्जेटिक्स है, इन्होंने एक्सर्गोनिक एंडोगोनिक रिएक्शन के बारे में बताया, फ्री एनर्जी चेंज के बारे में बताया। ये सारी बातें जो है ना ये जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं और इस तरह की बातें एग्जाम में नहीं पूछी जाती, मगर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन और अपने कंसेप्ट के लिए इसको पढ़ लेना है अच्छी तरह से। ये सब जनरल इन्फॉर्मेशन है, आपने देख लेना है। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में बताया, ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, आपको पता है। ठीक है। एग्जांपल दी हुई है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, जिस तरह कि यहाँ पर फेरिक की बताया कि फेरिक आयन Fe+3 होता है जो कि इलेक्ट्रॉन से एक्सेप्ट करेगा तो वो फेरस में चेंज हो जाएगा। इस तरह और भी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं इन्होंने। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिफाइन किया हुआ, थोड़ा सा आप इधर से ये याद कर लीजिएगा। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होती है। देन यहाँ पर इन्होंने बताया कि फ्री एनर्जी चेंज के बारे में बताया। इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है फ्री एनर्जी चेंज का क्या होता है, जो डिफरेंस इन नॉट वैल्यूज़, ये इसके बारे में इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस लाइन को आप स्किप कर दें। ठीक है। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में भी इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है, इसके बारे में भी इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको आप स्किप ही कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ये टॉपिक यहाँ तक आपका कवर हो गया। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख के मुझे बताएं। अल्लाह हाफिज़।